हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है और नॉर्मल फॉर्म्स क्या हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? डेटाबेस डिजाइन की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डेटा डुप्लीकेसी को रिड्यूस करते हैं, खत्म करते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज अ डेटाबेस डिजाइन टेक्निक दैट रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी, यानी डेटा में कहीं डुप्लीकेसी है, एंड एलिमिनेट्स अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीट एनामलीज। देखो, एनामलीज का मतलब होता है कमियां, ऐसी गलतियां जो अनडिजायरेबल हो, यानी जो हमें हमारे डेटाबेस में या टेबल्स में नहीं चाहिए, वो सारी एनामलीज हम रिमूव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन रूल्स डिवाइड द लार्जर टेबल्स इनटू स्मॉलर टेबल्स। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, हम बड़ी बड़ी टेबल्स को छोटी टेबल्स में डिवाइड करते हैं और उन टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं यूजिंग रिलेशनशिप्स। अभी हम देखेंगे कि हम लार्जर टेबल्स को स्मॉलर टेबल्स में कैसे ब्रेक करेंगे नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है या नॉर्मलाइजेशन की नीड क्या है? इट इज यूज टू रिमूव द डुप्लीकेट डेटा। अगर हमारे डेटाबेस के अंदर या हमारी टेबल्स के अंदर डेटा डुप्लीकेट है, उसे रिमूव करने के लिए यूज होती है नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस एनामलीज, इट इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट डेटा एंड डेटाबेस एनामलीज। डेटाबेस में जो एनामलीज हैं उन्हें भी रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन को। नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। रिड्यूस मीन्स कम, रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी को भी, और डेटाबेस में जो कॉम्प्लेक्स लेवल होता है उसे भी ये कम करता है, यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। It is helpful to divide the larger database table into smaller database tables and link them using relationship. टेबल, बड़ी बड़ी टेबल्स को ये छोटी टेबल्स में ब्रेक करेगा और उन्हें आपस में लिंक करता है। इट अवॉइड्स डुप्लीकेट डेटा और नो रिपीटिंग ग्रुप्स इन द टेबल। अगर टेबल के अंदर कुछ ऐसे रिपीटिंग ग्रुप्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये उन चीजों को भी क्या करता है, अवॉइड करता है, मिनिमाइज करता है। इट रिड्यूसेस द चांसेस फॉर एनोमलीज टू अकर इन द डेटाबेस। ये डेटाबेस के अंदर गलतियों के चांसेस को क्या कर देता है, कम, यानी गलती होने के चांसेस इससे कम हो जाएंगे। अब हम डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन हमने देखा क्या होता है, अब हमें पढ़ना है नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं। नॉर्मल फॉर्म से पहले हम देखेंगे कीज क्या हैं। देखो, प्राइमरी की, किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जिस की को हम यूज करते हैं उसका क्या नाम होता है, प्राइमरी की। यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर कॉलम यूज करें, उस कॉलम की हेल्प से हम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, यह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, हमने टेबल बनाई स्टूडेंट या क्लास नाम से कोई हमने टेबल बनाई, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखेंगे, तो रोल नंबर हुआ, नेम हुआ और फादर्स नेम हमने लिखा। अब जैसे रोल नंबर 1 2 3 है, 1 पे कोई बच्चा है A B C, इस तरीके से, या हम डुप्लीकेट कर देते हैं कि किसी दो बच्चों के नाम क्लास में सेम है। फादर्स नेम में हमने मान लिया DE F, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर जो रोल नंबर की है, हर क्लास में हर बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर होता है। रोल नंबर की हेल्प से हम पूरी की पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी की क्या है, एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम्स हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे होंगे एक से ज्यादा कॉलम्स। A primary key is a column or a group of columns that contain values, जिनमें values तो होंगी, and that uniquely identifies each row in a table. टेबल की हर रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। अ डेटाबेस टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। डेटाबेस टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए, और प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। नल मीन्स खाली नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी की एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल के अंदर हमारे पास रोल नंबर नहीं होते। अब हमें प्राइमरी की सेट करनी है टेबल की, तो हम कैसे करेंगे, क्लास में अगर हम बच्चे की अटेंडेंस या बच्चे को, किसी बच्चे को बुलाना है, जैसे मान लो एक क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों का नाम राहुल है। अब हम उन्हें किस तरीके से बुलाएंगे, अगर हम उन्हें इनके रोल नंबर से नहीं बुला सकते, तो स्टूडेंट नेम प्लस फादर्स नेम, इस तरीके से बुलाते हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा कॉलम्स हमारे पास हो जाएंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। प्राइमरी की क्या है, एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं, लेकिन उन कॉलम्स की हेल्प से हम पूरी की पूरी टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, दैट इज प्राइमरी की। अब नेक्स्ट है कैंडिडेट की।
ऐसा भी हो सकता है कि एक टेबल में एक से ज्यादा ऐसी कीज अवेलेबल हों जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे हम पर्टिकुलर किसी एक क्लास की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई 12th क्लास है और जिसका हम एक ही सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए उस क्लास के रोल नंबर हमारे क्या हो गए, प्राइमरी की हो गए, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग रोल नंबर है, यूनिक रोल नंबर है। अगर हम वहां उसी टेबल में हमें एसआरएन भी दे रखा है, हर बच्चे का एसआरएन भी यूनिक है, उसी टेबल के अंदर हमें एडमिशन नंबर भी दे रखा है, एडमिशन नंबर भी यूनिक है, उसी टेबल के अंदर हमें मान लो आधार नंबर भी दे रखा है और आधार नंबर भी हर बच्चे का यूनिक होता है। तो एक टेबल के अंदर ऐसी मल्टीपल कीज अवेलेबल हो सकती हैं जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो सारी कीज तो हमारी प्राइमरी की नहीं हो सकती, प्राइमरी की तो हमारी सिर्फ एक ही होगी। प्राइमरी की हर टेबल की एक ही सेट करके रखते हैं हम, और उसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सेट करता है। बाकी बची हुई सारी कीज हमारी कैसी होंगी, कैंडिडेट की। रोल नंबर भी यहाँ पर हमारा कैंडिडेट की है, एसआरएन भी, एडमिशन नंबर भी, आधार नंबर भी। आगे कुछ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जो हमारे की हो भी या ना भी हो। तो एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स की हो सकती हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स की में से कोई एक की हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की। A candidate key is a subset of the super key. अभी हम super key पढ़ेंगे क्या होता है। That can uniquely identify the other attributes of the table. Candidate key क्या है, जो टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। A table can have more than one candidate key. एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स की हो सकती हैं। The candidates key helps in determining the prime and non-prime attributes of the table. ये भी अभी हम बताएंगे कि क्या होते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स और क्या होंगे हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं सुपर की। सुपर की क्या है, सुपर की इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई या टपल यानी रिकॉर्ड को। टपल क्या है, एक रो है, और रो मींस रिकॉर्ड। हर रो को या हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर की। देखो तीनों ही की ऐसी हैं जिनमें हमें रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। अब फर्क क्या है, प्राइमरी की किसी भी टेबल में सिर्फ एक हो सकती है, एक से और एक या एक से ज्यादा कॉलम से मिलके बनी हो सकती है। कैंडिडेट की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती हैं, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी। सुपर की और प्राइमरी की या कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी की को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही आप कैंडिडेट की को फर्दर ब्रेक कर सकते हो। मान लो हमने स्टूडेंट नेम प्लस फादर्स नेम को कैंडिडेट की बनाया मिलकर के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट से नेम से अलग से सारे रिकॉर्ड्स हमें मिल पा रहे हैं और फादर नेम से हमें अलग से सारे रिकॉर्ड्स मिल पा रहे हैं, फिर ये हमारी कैंडिडेट की नहीं रहेगी। अगर हम दो कॉलम्स को मिला करके डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन अलग अलग कॉलम से सारे के सारे रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होने चाहिए। इसीलिए तो हमने दो कॉलम्स को मर्ज किया था कि रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। कैंडिडेट की और प्राइमरी की फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती, लेकिन सुपर की को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो। अब इसमें इसने क्या कहा है, सुपर की क्या है, सुपर सेट है कैंडिडेट की का। देखो यहाँ हमने कैंडिडेट की हम दो बनाते हैं, एक हमने बनाया रोल नंबर और एक हमने बनाया एसआरएन नंबर। एक हमने यहाँ पर लिखा एट्रीब्यूट नेम और यहाँ पर हमने लिख लिया मान लो फादर्स नेम। यहाँ पर जो नेम और फादर्स नेम है वो यूनिक नहीं है, रोल नंबर और एसआरएन हमारे यूनिक है। हमने रोल नंबर मान लिया 1 2 3, एसआरएन भी मान लिया हमने मानो 5 6 7, ये यूनिक है। नेम हमारे यूनिक नहीं है, ना ही हमारे फादर्स नेम यूनिक है। इस तरीके से अब इस टेबल में अगर हम बात करें तो हमने प्राइमरी की को फॉर एग्जांपल मान लिया रोल नंबर, जो यूनिक आइडेंटिफाई कर रही है, हर टेबल की एक होगी। कैंडिडेट की बात करें तो हमारा यहाँ पर कैंडिडेट की हो गई रोल नंबर भी और एसआरएन भी, एक से ज्यादा हो सकती हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं। अब अगर हम सुपर की बात करें तो सुपर की यहाँ पर क्या रहेगी, रोल नंबर भी है, एसआरएन भी है, ये तो है ही। इसके अलावा रोल नंबर के अंदर अगर आप नेम ऐड कर दो, ये भी सुपर की है, यानी सुपर सेट है। की के साथ कुछ भी आप जोड़ दो, वो सब कुछ किस में आएगा, सुपर की में आएगा। रोल नंबर प्लस नेम आपने कर दिया तो भी सुपर की है, रोल नंबर प्लस एसआरएन कर दिया ये भी सुपर की है, रोल नंबर प्लस एसआरएन प्लस नेम कर दिया ये भी सुपर की है। यानी जितने भी पॉसिबल सबसेट्स सुपर सेट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे सुपर सेट्स क्या रहेंगे, हमारे सुपर की रहेंगे। और सुपर सेट्स किसके, कैंडिडेट की के। मतलब ऐसा ना हो कि कैंडिडेट की ही नहीं है फिर हम उसे सुपर की बना रहे हैं,
क्योंकि हमें डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले उसका की होना जरूरी है, उसके बाद उसमें अगर हम कुछ फालतू के कॉलम ऐड करते हैं तो कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, सुपर की। अब हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले आती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये सबसे बेसिक नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एटॉमिक हों, उन एट्रीब्यूट्स को हम फर्दर ब्रेक ना कर सकें। अ रिलेशन विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज, यानी ऐसी वैल्यूज जिन्हें आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। इट स्टेट्स दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, ये स्टेट करता है कि टेबल के एट्रीब्यूट्स यानी टेबल के कॉलम्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स हों जिसमें हर सेल में एक ही वैल्यू आए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म disallows the multiple valued attributes and composite attributes and other combinations. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउ करता है, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई टेबल है तो उसके अंदर ना तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स रहेंगे, ना ही कंपोजिट एट्रीब्यूट्स रहेंगे, ना ही उनका कोई कॉम्बिनेशन रहेगा। अब देखिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में हमें दे रखा है फोन नंबर, एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, ये जो एट्रीब्यूट है इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो एट्रीब्यूट फर्दर ब्रेक हो सकता हो। हमने अभी देखा कि हमें एटॉमिक वैल्यूज चाहिए, यानी जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती। अब फर्दर ब्रेक जैसे मान लो हमारे पास एड्रेस है, तो एड्रेस को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। सिटी में कौन सी सिटी का एड्रेस है, क्या हाउस नंबर है, क्या स्ट्रीट है, इस तरीके से। तो जो एट्रीब्यूट्स फर्दर ब्रेक हो सकें वो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को भी डिसअलाउ करता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर में आ जाता है कई बार कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो आपको करना क्या है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आप एक ऐसी टेबल बनाओगे जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। यहाँ हमने एक टेबल बनाई रिलेशन, जिसका नाम दिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल बनाई। और ये टेबल आप साफ साफ देख सकते हो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। अभी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को आपको चेंज करना है, तभी आपकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो किस में होगी। अगर हम इन एट्रीब्यूट्स को सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में चेंज कर देते हैं तो हमारी जो टेबल होगी वो किस में हो जाएगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। The decomposition of the employee table into first normal form has been shown below. अब यहाँ देखिए हमें किस तरीके से ब्रेक करना है। पहले यहाँ एक बार टेबल को दोबारा देखो, यहाँ पर जो जॉन नाम का बंदा है इसके 2 फोन नंबर हैं। बाकी सारी चीजों को हम रिपीट करेंगे, एक अलग से नई रो ऐड करेंगे जिसके अंदर 14 जॉन और यूपी सेम लिखेंगे, बस ये अलग टेबल के अलग कॉलम में क्या आ जाएगा, सॉरी अलग रो में क्या आ जाएगा, दूसरा फोन नंबर। पहले है 14 जॉन यूपी, 14 जॉन यूपी, पहली रो में पहला फोन नंबर है और दूसरी रो में दूसरा फोन नंबर है। आप देख सकते हो जो पहला फोन नंबर है वो 72 से स्टार्ट है और दूसरा 90 से। तो यहाँ पर हमने 72 और 90 दोनों फोन नंबर ऐड कर दिए। उसके बाद जो यहाँ पर हैरी का फोन नंबर था वो एक ही है, एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये 12-12 वाली लाइन रिपीट होगी, एक में आएगा 73 और दूसरे में आएगा 85। 73 वाला फोन नंबर यहाँ आ गया और 85 वाला यहाँ आ गया। इस तरीके से हमारी जो 3 रो थी वो हमारी किस में चेंज हो गई है, 5 रो में। लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म किस में हो गई हमारी, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो गई, क्योंकि इस टेबल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो मल्टी वैल्यूड हो। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, इसकी क्या एनामलीज हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऐसी नॉर्मल फॉर्म है जिसके अंदर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आएंगे, मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं आएंगे, कंपोजिट नहीं आएंगे, वो आप सारा कर लोगे। लेकिन अब पूछा गया है इसकी एनामलीज क्या है, यानी इसकी कमियां क्या हैं। तो इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी भी होगी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी होगी। ये दोनों जो कमियां हैं वो हम सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाकर के रिमूव करते हैं। तो आपको ये दोनों कमियां इसके अंदर लिखनी है कि इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी भी होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन की रिलेशन का फर्स्ट एनएफ में होना जरूरी है। इट मींस एट्रीब्यूट्स का सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होना बहुत जरूरी है, एटॉमिक होना जरूरी है। अब इसके बाद इसमें जो बात है वो है ये है कि इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म
ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हों, नॉन की एट्रीब्यूट्स, वो सारे के सारे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो, पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। या तो यहाँ पर नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑप्शन में होता है, या फुली और पार्शियल ऑप्शन में होगा, या फिलिप्स में यहाँ डैश होगा कि किस तरीके से डिपेंडेंसी होगी। तो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए कौन से एट्रीब्यूट्स? नॉन की एट्रीब्यूट्स। अब ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं क्या? वो एट्रीब्यूट्स जिनसे मिलकर हमारी की बनी थी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? की एट्रीब्यूट्स और प्राइम एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स जो की का हिस्सा नहीं थे, उन सबको हम क्या बोलेंगे? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, या फिर हम कहें नॉन की एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, क्लास है और सब्जेक्ट है। रोल नंबर हमने मान लिया 1 2 3, नेम में आ गया ए और बी, क्लास सबकी मान लो 12th है, और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या आईटी, ब्यूटी, इस तरीके से कुछ हमने मान लिया। एक आधा कोई सब्जेक्ट इसमें फिर से हम रिपीट कर देते हैं, मान लो कंप्यूटर साइंस ही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सिर्फ जो रोल नंबर है वो हमारी क्या बनेगी? कैंडिडेट की है, या फिर हम कहें प्राइमरी की है। ना तो हम नेम को की बना सकते हैं, ना हम क्लास को की बना सकते हैं, ना ही हम सब्जेक्ट को की बना सकते हैं। तो नॉन की एट्रीब्यूट्स यहाँ पर कौन कौन से हो गई? वो एट्रीब्यूट्स जिनसे मिलकर की नहीं बनी, यानी नेम, क्लास और सब्जेक्ट, ये हमारे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? नॉन की एट्रीब्यूट्स। नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? नेम, क्लास और सब्जेक्ट। की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं यहाँ पर? रोल नंबर। की एट्रीब्यूट्स को ही हम क्या बोलेंगे? प्राइम एट्रीब्यूट्स। और नॉन की एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? जिनसे मिलकर की बनी है, चाहे वो कैंडिडेट की हो, चाहे वो प्राइमरी की हो, दोनों में से कोई भी की हो, वो एट्रीब्यूट्स जिनसे मिलकर हमारी की बनी है, उन्हें हम बोलेंगे की एट्रीब्यूट्स या प्राइम एट्रीब्यूट्स। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे? जो हमारे कैंडिडेट की का या हम कहीं प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स, यानी वो एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं है, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होनी चाहिए प्राइमरी की पे। पहली कंडीशन। पार्शियल डिपेंडेंसी मस्ट नॉट एग्जिस्ट ओवर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, ए बी इज अ कैंडिडेट की, वी शुड नॉट गेट एनी एट्रीब्यूट आइदर फ्रॉम ए और बी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि हम की के किसी हिस्से से कुछ भी एक्सेस ना कर पाए। ये अभी एक बार तो देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, किसी टेबल के अंदर अगर सिर्फ रोल नंबर की है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम की को ब्रेक नहीं कर पाते। पार्शियल डिपेंडेंसी कब रहेगी? जब हम अपनी की को ब्रेक कर पा रहे हैं। अब मान लो किसी टेबल के अंदर रोल नंबर की ही नहीं है, जो हम की बनाएंगे वो बना पा रहे हैं हम नेम और फादर्स नेम, और 2 कॉलम हमने और बना लिए, जिनमें हमने मान लो यहाँ पर लिख दी क्लास और सब्जेक्ट, इस तरीके से। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास रोल नंबर तो है नहीं, इट मीन्स हमारे पास जो कैंडिडेट की बनेगी वो क्या बनेगी? नेम प्लस फादर्स नेम। हम इसी तरीके से बच्चों को बुला सकते हैं। अब पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स आप सर्च कर पाओ, जितनी भी रो आप यूनिकली सर्च कर पाओ, वो सारी नेम प्लस फादर्स नेम दोनों को मिलकर सर्च हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नेम से यूनिकली सर्च कर पा रहे हो, या सिर्फ फादर्स नेम से कुछ कुछ सर्च कर पा रहे हो। या तो दोनों से मिलकर सर्च हो, या वो सर्च ही ना हो। मीन्स कैंडिडेट की को फर्दर ब्रेक आप नहीं कर सकते। यही होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी मस्ट नॉट एग्जिस्ट ओवर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी ऐसा ना हो, यानी ये है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो हमारा की का हिस्सा नहीं है। ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हमें कैंडिडेट की के किसी पार्ट से नहीं मिलने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हमें बच्चे का नाम पता है और हम क्लास बता दें, या हमें फादर्स नेम पता है और हम सब्जेक्ट बता दें। ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जब हमें दोनों चीजें पता है तब हम कुछ बता पाए। ये होता है हमारा फुली फंक्शनली डिपेंडेंट। अगर हम किसी आधी चीज से कुछ बता पा रहे हैं तो वहां हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी मस्ट नॉट एग्जिस्ट ओवर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ये सबसे मेन कंडीशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की।
वी देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वी शुड नॉट गेट एनी एट्रीब्यूट आइदर बाय ए और बी। अगर हमारा कैंडिडेट की ए बी है तो ए बी हमने यहाँ पर माना है नेम प्लस फादर्स नेम, या तो हमें सिर्फ नेम से कुछ ना मिले, सिर्फ फादर्स नेम से कुछ ना मिले, जो कुछ मिले वो दोनों से मिले, अदरवाइज ना मिले। दैट इज कॉल्ड फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी एक बार हम फिर से देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फादर्स नेम और स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम हमने यहाँ पर क्या माना था, की माना है। स्टूडेंट नेम प्लस फादर्स नेम को हमने यहाँ पर कैंडिडेट की माना है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है कि हम स्टूडेंट नेम से कुछ कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं और फादर्स नेम से कुछ कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो टेबल हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगी। वी शुड नॉट गेट एनी एट्रीब्यूट आइदर बाय ए और बी। आगे देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो, इफ द प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, वही लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट की का कोई हिस्सा मींस स्टूडेंट नेम से आप नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पा रहे हो। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, जो की का हिस्सा नहीं है। जैसे यहाँ पर अभी हमने टेबल बनाई थी, उसमें क्लास और सब्जेक्ट लिखा था, वो की का पार्ट नहीं थे क्योंकि उनसे की नहीं बनी मिलकर। अगर आप उन्हें एक्सेस कर पा रहे हो तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, और अगर एक्सेस कर पा रहे हो, पार्शियल डिपेंडेंसी है तो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो जो भी हमारी टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। अब देखिए ये भी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले हमने वो टेबल ली जिसमें हमने पार्शियल डिपेंडेंसी दिखाई। देखो सबसे पहले हमें यहाँ ये डिसाइड करना है कि इस टेबल की कैंडिडेट की कौन सी है। क्या हम टीचर आईडी से सारी चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं? अगर मैंने कहा टीचर आईडी 25, तो आप क्या बताओगे, केमिस्ट्री या बायो? मींस एक आईडी के 2 एलिमेंट्स हम निकाल पा रहे हैं। इट मींस टीचर आईडी को आप कैंडिडेट की नहीं बना सकते। अगर आप सिर्फ कहो टीचर एज, तो टीचर की एज 30 है, 2 टीचर हैं जिनकी एज 30 है, कौन सी टीचर क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है? और सब्जेक्ट से हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि टीचर की आईडी क्या है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के टीचर्स ज्यादा हो सकते हैं। इस टेबल में नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट से आप ना तो किसी टीचर की एज बता सकते हो। अब हमें यहाँ करना क्या होगा, इन दोनों चीजों को ऐड करना होगा। टीचर आईडी प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इन द गिवन टेबल जो टीचर एज है वो क्या है, हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्राइमरी की बनाई है या फिर हम कहें कैंडिडेट की बनाई है, वो क्या बनाई है, टीचर आईडी और सब्जेक्ट, क्योंकि टीचर आईडी से हम डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो टीचर आईडी प्लस सब्जेक्ट हमारी क्या बन गई, कैंडिडेट की। लेकिन अब इसने क्या कहा है कि हम सिर्फ टीचर आईडी से टीचर एज बता पा रहे हैं। ध्यान से देखना, टीचर आईडी से टीचर की एज तो हम बता पा रहे हैं, आईडी 25 थी, दोनों आईडी 25 हैं और दोनों टीचर्स की एज सेम है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ही टीचर है जो 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी और बायो भी। आगे फिर देखिए, एक ही टीचर है जिसकी आईडी क्या है 83, एज क्या है 38। इसका मतलब कोई सिंगल टीचर है जो 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मैथ्स और कंप्यूटर। तो हमने जो प्राइमरी की बनाई या फिर हम कहें जो कैंडिडेट की बनाई वो थी टीचर आईडी प्लस सब्जेक्ट, लेकिन हम सिर्फ टीचर आईडी से टीचर की एज बता पा रहे हैं। इट मींस पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि अगर हम कैंडिडेट की ऐसी बनाते हैं जो एक से ज्यादा कॉलम से मिलकर बनी है, तो किसी एक कॉलम से सारे के सारा डेटा एक्सेस नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है। हम टीचर आईडी से टीचर एज बता पा रहे हैं, इट मींस पार्शियल डिपेंडेंसी है। इसका मतलब ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इस टेबल को ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को 2 टेबल्स में ब्रेक करेंगे। जो भी हमने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन की एडवांटेज क्या है या बेनिफिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन एक लार्जर टेबल को स्मॉलर टेबल में ब्रेक करती है और उनके बीच में रिलेशनशिप करती है। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर 5 रोज थी, जिसमें से 25 30 25 30 47 35
83 38 83 38, तो डेटा डुप्लीकेसी हो जाएगी जब हम टेबल को ब्रेक करेंगे। टीचर आईडी और टीचर एज, तो यहाँ पर हम 5 रो ना लिख करके सिर्फ 3 रो लिखेंगे। जो टीचर, जिस टीचर की आईडी 25 है उसकी एज कितनी है 30, जिसकी एज 47 है, आईडी 47 है, उसकी एज है 35, और जिसकी 83 है उसकी 38। तो 2 टेबल हमने बनाई, एक में सिर्फ टीचर आईडी और टीचर एज लिखा, और दूसरी टेबल हमने बनाई टीचर आईडी और सब्जेक्ट की। इस तरीके से हम जो हमारी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो आप टेबल को फर्दर ब्रेक करोगे और फर्दर ब्रेक करके टेबल हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर में आया हुआ है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो आपको सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, उसमें आप बता सकते हो पार्शियल डिपेंडेंसी भी क्या है। फिर आप एक ऐसी टेबल बनाओगे जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, मींस आप इस टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी दिखाओगे जो कि साफ साफ दिख रही है। टीचर आईडी से आप टीचर एज बता सकते हो। फिर उसके बाद आप इस टेबल को फर्दर ब्रेक करोगे 2 टेबल्स में, जो दोनों आपस में कैसी रहेंगी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रहेंगी। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगर एनामली पूछी जाए तो क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कौन सी कम यूज में रह जाती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। अ रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन 2NF। अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, कम से कम उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, एंड डज नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज, अभी देखते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज यूज टू रिड्यूस द डेटा डुप्लीकेशन। थर्ड नॉर्मल फॉर्म डेटा की डुप्लीकेसी को कम करने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस्ड अचीव डेटा इंटीग्रिटी, डेटा को इंटीग्रेट करता है ये। इफ देर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ये हमें ध्यान रखना है। जब हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी तब भी हमने देखा था नॉन प्राइम या नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के ऊपर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट्स के ऊपर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से थे, जो प्राइमरी की या कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं है। प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, जिनसे मिलकर के हमारी कैंडिडेट की बनी है। अब देखिए, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट होल्ड्स एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कोई भी रिलेशन कब होगा, जब उसके अंदर कम से कम ये एक कंडीशन फॉलो हो। देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके से होती है। एक्स से वाई, इसका क्या मतलब है, जैसे आप रोल नंबर से स्टूडेंट्स नेम एक्सेस कर पा रहे हो, ये इस तरीके से डिपेंडेंसी है, बस एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया है। या फिर आप कहो कि SRN से आप आधार नंबर पता कर पा रहे हो, क्लास पता कर पा रहे हो, वो सब। तो इसके अंदर क्या है कि इस तरीके की जो भी डिपेंडेंसीज हैं उनमें या तो एक्स हमारा सुपर की हो, यानी इधर वाली जो वैल्यू है या तो वो सुपर की हो। अब देखो सुपर की हो का क्या मतलब है, या तो वो सुपर की हो, या वो कैंडिडेट की हो, या वो प्राइमरी की हो, एक ही बात है। क्योंकि हर प्राइमरी की तो खैर एक ही होती है, प्राइमरी की भी अपने आप में सुपर की है, जितनी कैंडिडेट्स की हैं वो सारी सुपर की हैं। हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन हर कैंडिडेट की सुपर की है। तो या तो वो सुपर की हो, या वो इधर वाला जो एट्रीब्यूट है वो क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। प्राइम एट्रीब्यूट मींस की का कोई हिस्सा हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो होती है तो वो नॉर्मल फॉर्म हमारी किस में रहेगी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अब हमें देखना क्या है, हमारे पास यहाँ टेबल दे रखी है और हमें ये देखना है कि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस टेबल के अंदर ये देखेंगे कि इसमें सुपर की कितनी है। वैसे आप इसके बिना भी कर सकते हो सुपर कीज के, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो, यहाँ देखो ये वाला जो कॉलम है इसमें हर एक लाइन यूनिक है। इट मींस एम्प्लॉय आईडी आपकी क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की। बाकी सारी जो कीज के साथ हम कुछ कुछ मर्ज कर देंगे वो सारी हमारी क्या हो जाएंगी, सुपर की। कैंडिडेट की में कुछ भी ऐड कर दो वो सब कुछ क्या है, हमारा सुपर की है। तो हमने एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय नेम को ऐड कर दिया, ये हमारी एक सुपर की बन गई। एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप, यानी वो सिटी का जो भी जिप कोड है वो ऐड कर दिया, ये भी सुपर की बन गई। एम्प्लॉय आईडी प्लस नेम प्लस जिप प्लस एम्प्लॉय स्टेट, ये भी एक सुपर की बन जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम काफी सारे कॉलम्स को उसमें ऐड कर सकते हैं, वो सब क्या है, हमारा सुपर की है।
अब देखिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि अगर ए से बी मिल रहा है और बी से सी मिल रहा है तो उसी टेबल के अंदर ए से सी हमें नहीं मिलना चाहिए। ये होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर ए से बी मिल रहा है, बी से सी मिल रहा है, तो ए से सी अगर मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए ये हमारा नहीं होना चाहिए, यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारी नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इस टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे है। देखो ध्यान से, इस टेबल की जो कैंडिडेट की थी वो थी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय नेम भी मिल रहा है, हम जिप भी निकाल सकते हैं, स्टेट भी और सिटी भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये सबको पता ही है कि जैसे यहाँ एम्प्लॉय जिप है, यानी पिन कोड है, पिन कोड से हम बता सकते हैं कि सिटी क्या है, पिन कोड से हम बता सकते हैं कि स्टेट भी क्या है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एम्प्लॉय आईडी से आप ये बता पा रहे हो कि एम्प्लॉय का जिप कोड क्या है, और एम्प्लॉय के जिप कोड से, एम्प्लॉय जिप से आप ये बता पा रहे हो कि एम्प्लॉय की सिटी क्या है। लेकिन इसी टेबल के अंदर आप एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय सिटी तो सीधा भी बता पा रहे हो, एम्प्लॉय की जो सिटी है वो आप सीधी बता पा रहे हो। इसका मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। देखो एम्प्लॉय आईडी से आपने क्या बताया? एम्प्लॉय का जिप बता पा रहे हो बड़े आराम से, साफ साफ। एम्प्लॉय के जिप से आप सीधा का सीधा उसका स्टेट बता पा रहे हो या उसकी सिटी बता पा रहे हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि आप एम्प्लॉय की सिटी बता पा रहे हो। अब एम्प्लॉय की जिप से, सॉरी, एम्प्लॉय की आईडी से क्या आप एम्प्लॉय सिटी सीधा नहीं बता पा रहे हो? एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर कैंडिडेट की है तो हम बिल्कुल बता पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो टेबल है वो हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब इसे हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ये यहाँ पर इसी टेबल की डिटेल लिखी हुई है कि एम्प्लॉयज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं टेबल के, एम्प्लॉय आईडी को छोड़कर। जिसने क्या बनाया? हमारा कैंडिडेट की बनाया, उसके अलावा सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसने क्या कहा है? एम्प्लॉय स्टेट और एम्प्लॉय सिटी हमें किससे मिल रहे हैं? एम्प्लॉय जिप से। इसका मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये वॉयलेट कर रहा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को, मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। दैट्स वाई वी नीड टू मूव। अब हमें इसे चेंज करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय स्टेट और एम्प्लॉय जिप की एक अलग टेबल बना देंगे, और जिसमें हम एम्प्लॉय जिप को क्या सेट कर देंगे? प्राइमरी की, ताकि हम उससे बाकी सारी चीजों को एक्सेस कर पाए। यहाँ देखो ध्यान से, हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप एक टेबल बना दी। यहाँ से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप एक टेबल बना दी, और इन तीनों की फर्दर हमने एक टेबल बना दी। एक मिनट, इन तीनों की हमने फर्दर एक टेबल बना दी जिसमें हमारा एम्प्लॉय जिप से लेकर के एम्प्लॉय सिटी तक आएंगे। अब फर्दर इन दोनों टेबल्स के अंदर कोई भी वॉयलेशन नहीं है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप निकाल पा रहे हैं, ना तो पार्शियल डिपेंडेंसी है ना ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। देखो पार्शियल डिपेंडेंसी तो होगी नहीं, क्योंकि आप प्राइमरी की या कैंडिडेट की को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसे यहाँ पर भी हमने ये बनाया, एम्प्लॉय जिप को कैंडिडेट की बनाया है, तो ये भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हो आप, तो पार्शियल तो है ही नहीं। अब जो कुछ एम्प्लॉय आईडी से मिल रहा है वो हमें किसी और चीज से नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है। इस तरीके से हम इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नॉर्मलाइजेशन और तीनों नॉर्मल फॉर्म्स, और इसके आगे भी नॉर्मल फॉर्म्स है हमारी BCNF या 4NF मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की जो है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये तीनों नॉर्मल फॉर्म्स अलग से 4-4 नंबर के हिसाब से आई हुई हैं, आप अपने हिसाब से याद करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर सच वीडियोस। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।